ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को अगर इसका मतलब देखा जाए तो इसे हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के भाग थर्ड, यानी थर्ड मतलब पार्ट थर्ड में से रखा गया है। सवाल आता है किसी के पार्ट थर्ड में क्या रखा, क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक अधिकार। इससे जिसे भारतीय संविधान के भाग थर्ड यानी पार्ट थर्ड में रखा गया। पार्ट थर्ड में ही क्यों नहीं, फोर्थ फिफ्थ में क्यों नहीं, इसको भी थोड़ा हम सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब इंडिया यानी आज़ाद हुआ, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले सोचा गया कि इस देश को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए एक नियम की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ अंग्रेज थे जो अपने अकॉर्डिंग से चला रहे थे, उनका ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ चल रहा था। यानी कह सकते हैं कि 1773 यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट तक उन्हीं का कानून का हमारे देश में चल रहा था, उन्हीं के अकॉर्डिंग देश में चल रहा था। लेकिन जब देश आज़ाद हो रहा था तो सवाल है कि अपना देश खुद एक नियम बनाएगा, जिसके लिए ये डिसाइडेड 1930 के आसपास में होना शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन आई तो बात बनी कि ना अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 पहले मीटिंग के बाद ये काम शुरू किया गया। जब लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट तो सबसे पहले डिसाइड किया गया कि पहले पार्ट में क्या रखा जाए, दूसरे पार्ट में क्या रखा जाए, तीसरे पार्ट में क्या रखा जाए। तो सबसे पहले अपने कंट्री का नाम ज़रूरी है। इसीलिए पार्ट 1 जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो इसमें डिस्कस करता है इंडिया और इसके टेरिटरी, इंडिया एंड टेरिटरी, यूएन टेरिटरी और उसके बारे में, स्टेट के बारे में। तो पार्ट 1 में पूरे देश के बारे में विवरण है, कौन सा स्टेट है, कौन सा नहीं है। उसमें बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट थे, मिले नहीं थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, या वो सिक्किम हो या फिर मान करते हैं कि गोवा हो, दमन द्वीप, और ऐसे भी कश्मीर का स्पेशल मुद्दा हो गया। तो ये कुछ स्टेट थे जिनको लेकर के एक प्रोविज़न रखा गया कि कब स्टेट बाद में मिलेंगे, तो किस आर्टिकल के थ्रू मिलेंगे, किस आर्टिकल के थ्रू नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे, उनका कंट्रोल कैसे, रेगुलेट कैसे किया जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जहाँ पे पहला आर्टिकल जो बात करता है इंडिया के बारे में, नाम होगा, कैसे नाम होगा, नहीं होगा, जो आज हम भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, वो आर्टिकल 1 में वही सब मेंशन किया गया। आर्टिकल 2, 3, 4 पूरी देश के बारे में। आर्टिकल अब तो सवाल आता है कि पार्ट 1 में तो बात रख दिया गया कि इंडिया के बारे में बात किया जाएगा। पार्ट 2 में क्या होगा, इस देश में रहने वालों के बारे में बात होगी, मतलब सिटीजन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 1 में तो ये क्लियर कर दिया कि आखिर देश में कौन रहें, यानी देश का नाम क्या होगा, क्या नहीं है, कौन स्टेट है, कौन नहीं है, कौन टेरिटरी है, कौन नहीं। पार्ट 2 में इस बात को डिस्कस किया गया कि एक्चुअल में इस देश में रहने वाले कौन होंगे, कौन नहीं। सबसे बड़ी दुखद घटना हुई पार्टीशन के बाद कुछ लोग आए गए, फिर आए, फिर कुछ गए। तो सवाल आता है कि आखिर कौन होंगे इस देश के परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर इक्वल टू नथिंग बट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो परमानेंट मेंबर कौन होंगे, तो क्वेश्चन आता है कि सिटीजन होते कौन, सिटीजन वही होते हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का, चाहे अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, स्वीडन हो, कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंकन हो। तो उस कंट्री के जो परमानेंट मेंबर होते हैं, वो क्राइटेरिया वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है। हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है कि परमानेंट मेंबर कौन होगा, कौन नहीं होगा। उसके लिए पार्ट 2 यानी पार्ट 2 के अंदर में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप को लेकर के। जैसे अभी इसके क्राइटेरिया भी अलग है, कौन सिटीजनशिप होगा, कौन नहीं। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि पाकिस्तानी से भी आते हैं और इंडियन सिटीजन बन जाते, जैसे एग्जांपल अदनान सामी बन गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन को अपनी सिटीजनशिप छोड़ के विदेशी हो जाते हैं, जैसे। तो आखिर कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू ये प्रोविज़न है, वो हम उसमें देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे कंट्री का नाम हो गया, स्टेट का नाम हो गया, वहाँ के लोगों के बारे में डिसाइड हो गया कि सिटीजन है या नहीं है। अब रहा उनके अधिकार, अधिकार मतलब राइट्स। और हम सबको पता है कि इंसान बिना राइट्स का कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हम अगर बात करते हैं कि जब से एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके टिल 1947 तक अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में कुछ सेक्शन समाज के लोग ऐसे थे और रहे भी हैं जिन्हें 2000 तक, लगभग 2000 तक वंचित किया गया, यानी मार्जिनलाइज किया। उनका सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। अब सवाल आता है, चूँकि हम डेमोक्रेसी अपना रहे थे और ये बात 1930 से पहले डिसाइड हो गई कि जब भी इंडिया आज़ाद होगा तो डेमोक्रेटिक होगा।
डेमो मतलब लोग, क्रेटिक मतलब शासन, लोगों का शासन, तो सभी का शासन है तो सबकी भागीदारी होगी। जब सबकी भागीदारी है तो उस आधार पे सबके लिए अधिकार की बात होगी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सेक्शन वाले ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन वाले पूजा पाठ कर सकते हैं या वेद पढ़ सकते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए अलग कास्ट की उन्होंने काम अलग किया। तो जो वर्ना सिस्टम के समय से सोसाइटी डेवलप यानी डिवीज़न हुआ था और वो जो कंटिन्यू था लगभग, जिसको और बांटने का काम समाज के उन लोगों ने किया जो लोगों को वर्ना सिस्टम बनाने का अधिकार कहने के मिला था ज़माने में। मिला क्या था, उन्होंने ले लिया था, तो उसे चेंज करना था उस स्ट्रक्चर को। इसमें सोशल जस्टिस के महानायक हम कह सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान तो था। उन्हीं की वजह से ये सोशल जस्टिस आज हम कहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस कम लेकिन सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस आज हम चीज़ों देखते हैं, प्रेम्बल में हो या प्रैक्टिस में हो। आज अगर वो नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी जैसे लोग पीएम भी नहीं होते और जीतन राम मांझी जैसे लोग भी सीएम नहीं बनते या फिर हेमंत सोरेन जैसे लोग सीएम नहीं बनते। आप फैक्ट यही है, माने ही कोई नहीं माने, लेकिन फैक्ट यही है। सोशल जस्टिस का मतलब ही होता है। तो वो चीज़ रखा गया अधिकार कि अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट्स। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल राइट्स होते हैं, प्रकृति ने मुझे दिया, जैसे छींकने का अधिकार, भूख लगने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये नेचुरल राइट्स है, जिसे इनएलिएनेबल कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी ने अपने अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया। कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, कौन लिख सकता है, कौन लिख नहीं सकता है, कौन क्या बन सकता है, ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था। तो एक फ़िलासफ़र का भी, बहुत सारे फ़िलासफ़र का कहना है कि जब इंसान जन्म लेते हैं तो प्राकृतिक इन्होंने सभी बराबर, सब कुछ बराबर अमाउंट में उन्हें राइट दिया है, चाहे वो जीने का हो, सांस लेने का हो, ऑक्सीजन लेने का हो। प्राकृतिक ने किसी तरह से भेदभाव नहीं किया, ठंड हो या गर्मी हो, बरसात हो, किसी मौसम में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया। ठंड हर किसी को लगता है, गर्मी हर किसी, तो फिर ये प्राकृतिक का बना हुआ जो रिसोर्सेस है उस पर किसी का ज़्यादा राइट्स, किसी का कम क्यों, या कोई ये बन सकता है कोई ये नहीं। यहाँ से डिस्कस हुआ राइट्स के बारे में। तो राइट्स की जो प्रोविजन है वो पार्ट 3 में है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक का मतलब वो है जिनके बिना हम ना अपना सोशल, कल्चरल, मटेरियल, इकोनॉमिक या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट को पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इस पर रखा गया, 35 तक। अब पार्ट 12 इसमें जो आर्टिकल 12 जो है वो 12 और 13 जो है वो नॉर्मली 12 तो बताता है कि स्टेट कौन होता है। अब सवाल था स्टेट ही क्यों, क्योंकि स्टेट के बारे में इसलिए बात करता है कि स्टेट ही होता है जो मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, और स्टेट ही होता है जो मेरे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं को उसको इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। स्टेट का मतलब यहाँ कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कभी कभी इंस्टीट्यूशन जिसे हम पढ़ा रहे हैं ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक स्टेट के दायरे में आ जाता है। अगर हम आर्टिकल 12 का डेफिनेशन को अगर देखे हैं तो स्टेट के अंदर सभी आ जाता है। फिर आर्टिकल 13 आ जाता है कि अगर सरकार ने, अगर स्टेट ने कोई फंडामेंटल राइट के खिलाफ ऐसा लॉ बना दिया जो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत में उससे नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट जिसका इस्तेमाल करती है आराम से उसे कर सकती है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो और पार्ट 14 से लेके 18 तक जो इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, पार्ट 18 के बाद 90 से 22 फ्रीडम के बारे में, फिर 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि लेबर है, बच्चे हैं, उनके खिलाफ है। और पार्ट 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में बात करता है, जो कहीं ना कहीं सेकुलर फैब्रिक की और इशारा करता है। और सेकुलर फैब्रिक की इशारा क्या करता है, सेकुलरिज्म की ही बात करता है। हालांकि बाद में उसे 90, 70, 42 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। और पार्ट 29, 30 जो माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। 32 जो हम एक प्रकार से बात करते हैं, एक प्रकार की हम अपनी फंडामेंटल राइट को बचाने के एक और फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हैं। 31 के पार्ट अलग अलग है, वो हटा दिया गया। तो फंडामेंटल राइट क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करें। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट? लिटरली मीनिंग द फंडामेंटल राइट, इट हैज़ its meaning which is hidden in the word itself. Fundamental means which is basic, very much necessary, very necessary. Without it we cannot survive, we cannot develop our material, social and cultural. That's the important. ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल राइट के। तो जहाँ तक बात करते हैं फंडामेंटल राइट क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो स्कोप यहाँ पे होता है हम लोग जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा दायरा ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट का पार्ट में, यानी 3rd के अंदर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 14 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आज 14 नहीं होता तो मेरे कहने का मतलब समाज में हम जितने इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कास्ट के आधार पे देखते हैं कि लोग नहीं बोलता है कि भाई तू नीचे कास्ट का यहाँ क्यों बैठ गया, अभी नहीं बोल सकता है। जाति के आधार पे, धन के आधार पे जो पहले बोला जाता था, हालांकि
गांव में कहीं ना कहीं आज भी इसकी प्रैक्टिस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन वो ख़त्म कर दिया। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बॉलीवुड हो, उन्हें ख़त्म किया। बाकी साथ में लॉ की प्रोविज़न ने भी ख़त्म किया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के दो पक्ष है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर, अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी को समझते हैं, इक्वालिटी को, तो इक्वालिटी को हम अगर दो एंगल से देखते हैं, हालांकि इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 का सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये बोला गया है, एक बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा बोला गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सवाल आता है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, क्या इसके दायरे होता है। इसका मतलब ये होता है कि लॉ जो है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो सबके लिए बराबर होगा। यानी कानून की नज़र में सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या सोशलाइज यानी सोशल मार्जिनलाइज हो या मार्जिनलाइज नहीं हो, वो सबके लिए बराबर होगा। तो और ये है इक्वल प्रोटेक्शन। ये देखा जाए तो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। वाई इट इज़ कॉल्ड सो नेगेटिव कंसेप्ट, और इसे एक से कहते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट। ये आइडिया लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, और जबकि ये आइडिया लिया गया है यानी इक्वल प्रोटेक्शन, ये लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब सवाल आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है। इसलिए है, साफ साफ लॉ कहती है कि आप किसी को भी विशेष समुदाय या कोई भी हो, उसको आप स्पेशल प्रिविलेज नहीं देख सकते हैं, नहीं ट्रीट कर सकते हैं सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में। लिटरली साधारण भाषा में से बोला जाए तो अगर किसी व्यक्ति ने सेम प्रकार का क्राइम किया हो, अगर किसी ने अगर मोबाइल चोरी किया हो, तो चोरी करने वाला अगर अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, तो वहाँ पे आपको स्पेशल यानी कह सकते हैं कि प्रिविलेज नहीं देना। यू नीड नॉट टू गिव अ स्पेशल प्रिविलेज टू दोज इफ दे हैव कमिटेड द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक अंडर सेम कैटेगरी। तो इसे नेगेटिव कंसेप्ट क्यों बोला गया? नेगेटिव इसलिए बोला गया कि नहीं देना है, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं करना है। नॉट मीन्स नेगेटिव। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून चाहे वो समाज के किसी भी सेक्शन के क्यों ना हो, वो लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। अगर साधारण भाषा में देखा जाए, एक गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, अगर वो कानून से ये बोलेगा कि मेरी जान को खतरा है, तो कानून भी उसे उतना ही प्रोटेक्शन देगी जितनी एक मुकेश अंबानी को दे सकती है। लॉ तो यही कहता है। वो बात अलग है, हम प्रैक्टिस में नहीं देखते हैं, पर फैक्ट द फैक्ट इज फैक्ट। तो यही है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1951 to till now, we have been witness a lot of issues and cases related to the equal protection of law. Do you agree? If yes, then comment your statement with जितना भी 251 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के ऐसे कई एग्जाम्पल दे करके आप प्रूव करें कि ये जो पॉजिटिव कंसेप्ट है अब तक बहुत हद तक समाज को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को दिलाने में मदद किया है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के, ठीक है। और कह सकते हैं अंडर आर्टिकल 14 देयर इज अ प्रोविजन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ व्हिच मींस एवरीवन विल बी प्रोटेक्टेड बाय इक्वल लॉ and it has been so far shaped a very much democratic idea and nation in India since 1947 to till now. Do you agree? If yes, then comment your statement. This could be the question. तो ऐसे हो सकते। तो ये अब सवाल आता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। आर्टिकल 361, 105, 194। तो ये एक्सेप्शन ये होते हैं कि अगर हम कहेंगे कानून के में सभी बराबर है, तो फिर भाई प्रधानमंत्री की गाड़ी जब चलती है तो राष्ट्रपति की गाड़ी चलती तो रोड खाली क्यों करवाया जाता है? या फिर लोकसभा में लोग हंगामा करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम कहेंगे वो उनको क्यों है? जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार हो जाता है, लेकिन बाहर नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आर्टिकल 105, 194 के तहत में अगर एक प्रोविज़न नहीं दिया जाता, तो देश के रियल मुद्दे पे कभी डिस्कस नहीं करता। वो होना भी बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट के लिए या गवर्नर के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि भाई अगर वो अपने डिसीजन यदि कुछ लेते हैं अपने यानी टेन्योर के समय में, तो उन पे कोई ये कार्रवाई नहीं किया जाए कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, नहीं लिया है।
तो उन्हें एक दायरा दिया गया, इम्यून पावर दिया गया, तो एक इम्यूनिटी दिया गया, बहुत सोच समझ के दिया गया। तो इसके कुछ प्रोविजन है, आर्टिकल 361, 105, 194 और कुछ मीडिया को भी राइट, अंडर मीडिया को भी राइट मिले हैं। इक्वल प्रोटेक्शन में लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजंस नहीं है यहाँ पे, सॉरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि लॉ के नज़र में अगर हम किसी को अगर आगे पीछे रखें, बढ़ा चढ़ा के रखेंगे, तो फिर हम सोशल जस्टिस, खास तौर पे सोशल जस्टिस, क्योंकि वो बहुत नीड है, और इकोनॉमिक जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे नेगेटिव कंसेप्ट के दायरे में रखा गया है। बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। बात में आर्टिकल 15-16 की वजह से ही आज हम देखते हैं सोशल जस्टिस के एक नए स्वरूप में, चाहे वो रिजर्वेशन हो, एडमिशन में हो, आर्टिकल 15 के अंदर में, आर्टिकल 16 जो जॉब में देखते हैं। तो सवाल आ जाता है कि ये आर्टिकल 15-16 में जो बातें बोली गई है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्लेस पे, जेंडर के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ये जितने भी 5 ग्राउंड रखेंगे, बाकी ग्राउंड पे कर सकते हैं। जैसे कौन 5 ग्राउंड है जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। पहला ग्राउंड कौन है? जेंडर 1, रिलीजियस 2, कास्ट, उसके बाद हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, एक लैंग्वेज, बाकी आधार पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 2019 में कोरोना वायरस आया, तो किसी की बीमारी के आधार पे हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कर सकते हैं। जैसे कोविड में बोला भाई आप दूर रहो, तो इसे हम इसे ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, इसे एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कह सकते हैं कि हेल्थ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे दूर रखा गया। इसे हम डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में नहीं देख सकते हैं। मास्क पहनना हो, या डिस्टेंस मेंटेन करना हो, या फिर छुआ हुआ चीज़ नहीं खाना हो, कि जब किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ होगा, जैसे किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, तो अगर उस व्यक्ति में बोले भाई तुमको अलग रहना भी, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में नहीं रखा जाता। तो सरकार बाकी ग्राउंड पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता है। बाकी आधार पे सरकार कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि जाति के आधार पे कि तुम लोअर कास्ट के हो तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, अपर कास्ट को है तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकती है। रिलीजन के आधार पे नहीं कर सकती है, ये सब के आधार पे नहीं कर सकती है। तो उसमें भी प्रोविजंस ये है कि सरकार स्पेशल प्रोविजन देती है। जैसे खास समुदाय जो मार्जिनलाइज है 2000 साल से, तो उन्हें स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्हें सरकार समय समय पे कानून बना के उन्हें प्रोविजन। जैसे पहले हम बात करते हैं कि शुरुआती में SC ST को सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज के आधार पे उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में, IITs में, IIM में एडमिशन के प्रोविजन थे। लेकिन 2000 के बाद 2003-4 के आस 2-3 में इसे IITs IIM में OBC वालों को भी, यानी हम कह सकते हैं कि सरकार ने बोला कि एडमिशन देने के प्रोविजन किए हैं। हालांकि इस पर हंगामा भी हुआ। तो बाद में इसी के उन्हें जॉब के साथ उन्हें भी रिजर्वेशन जॉब में और एडमिशन में, हालांकि कई सारे कमेटी भी आई, मंडल कमेटी आई, मंडल वर्डिक्ट आया, इंदिरा साहनी केस आया, वो सब तो हम अलग अलग केस में हम लोग देख लेंगे। इंदिरा साहनी केस क्या था, मंडल वर्डिक्ट क्या था, या फिर उसके बाद फिर बाकी और भी आए, बलवंत मेहता राय कमेटी के तहत में भी जो लोकल गवर्नमेंट में उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दी गई, नहीं दी गई, उसका भी प्रोविजन इसी में। तो रिजर्वेशन का एक चैप्टर ही एक अलग से दिखाया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, आर्टिकल्स है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं हम, एक नॉर्मल एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। आर्टिकल 16 जो बात करता है वो बात करता है कि जैसे जितने भी इंडिया में होंगे गवर्नमेंट जॉब, खासतौर प्राइवेट जॉब नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करने वाले जितने भी होंगे, तो अगर भारत के हैं तो उन्हें इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो अलग जात के हैं, अलग धर्म के हैं। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 16। पर यहाँ भी एक्सेप्शन है, वही मैंने जैसे कहा कि जो सोशली इकोनॉमिकली और यानी मार्जिनलाइज थे उन्हें खास सुविधा दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे सरकारी नौकरी में, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में SC ST वालों को जो यानी प्रोविज़न था वो 1950 से चल रहा था, अभी तक कंटिन्यू है। हालांकि 2020 के बाद इसे चेंज करना था, लेकिन सेंसस हुआ नहीं, आप लोगों को पता है। 1951 में बोला कि हर 10 साल एक जनगणना के बाद उसमें चेंज करना है, लेकिन वो चेंज किया गया। 1971 से चला, उसके बाद 2000 के बाद फिर 2020 तक कंटिन्यू किया गया। 2021 में जनगणना करना था, वो हुआ नहीं, तो अब अभी कंटिन्यू, अब अगर 2025 में जनगणना होता है तो हो सकता है चेंज हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसा लगता है कि सरकार क्यों चेंज नहीं करेगी। नंबर 1, सरकार रिजर्वेशन कम करने का या हटाने के जगह पे सरकार तो उन सेक्शन को भी रिजर्वेशन दे दिया जो पहले मांग कर रहे थे कि ये लोग रिजर्वेशन चाहिए। जैसे एग्जांपल EWS क्या है, जो किसी भी रिजर्वेशन में कवर नहीं किए गए थे,
50% दायरे के दायरे में, उनको भी ला करके दिया गया। हालांकि 10% रिजर्वेशन वाला बात तो EWS वाला तो उसने भी बोल दिया था, क्या नाम है, यानी जो मंडल कमीशन था उसका ही एक प्रकार का यानी एक रिकमेंडेशन था कि EWS वालों को भी 10%, लेकिन उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी रियलाइज़ लगा कि हाँ, EWS में जितने लोग आते हैं वो लगभग उनकी इकोनॉमिक हालात वैसे नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, तो वो इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हुआ। देखिए, EWS वालों को जो रिजर्वेशन दिया गया उन्हें सोशली बैकवर्ड के आधार पे नहीं, उन्हें यानी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार पे नहीं, बल्कि उन्हें इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार पे दिया गया। ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था, उसी बात को लागू किया गया। तो फिर कहेंगे कि 50% वाला कैप से तो बाहर निकल गया, तो कहने कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस वजह से हुआ। तो आर्टिकल 17 और 18 की बात करते हैं। 17 सोशल जस्टिस का एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पिलर मानते हैं आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी हज़ारों साल से जो प्रैक्टिस था, जिसे आप इंडियन सोसाइटी में देखते हैं कि जब वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ था, यानी लगभग 1st सेंचुरी BC या 2nd सेंचुरी BC में, यानी अथर्ववेद के बाद, तो समाज में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था कि जिसे जंगल में रहने वाले को मलिच कहा जाता था, निषाद कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था, और उन्हें एक तरह से अनटचेबल तो कहा जाता था। उनके साथ एक बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना अमानवीय बिहेवियर होता था जो रोमन साम्राज्य में उनकी स्लीप के साथ भी नहीं होता था, इतना बेकार बिहेवियर था। तो और ये चलता ही रहा, ऐसा नहीं कि कभी रुका था। पर इसको ख़त्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी संविधान बनाने वाले थे उनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा लीड रोल माना जाता है। वो सोशल जस्टिस को महानायक माने जाते हैं। अनटचेबिलिटी एक ऐसा था, एक प्रकार का एक इनह्यूमन प्रैक्टिस था, किसी व्यक्ति को छूने से को अपवित्र हो जाए ऐसी एक सोच बना हुआ था। इसे ख़त्म करना बहुत जरूरी था। सिर्फ उतना ही तक नहीं था, उसके साथ एक जानवरों से बेकार सलूक था, तो इसको ख़त्म करना जरूरी था। आर्टिकल 17 का वर्क था। आर्टिकल 18 जहाँ तक बात रही, अगर आर्टिकल 18 अगर ना भी अगर होता तो भी हमको लगता है ज़्यादा नुकसान नहीं करता। बस ये फीलिंग होता कि भाई वो राजकुमार है, वो राजा है, बस। आर्टिकल 18 इक्वालिटी इन सेंस में लाता है कि हाँ वो राजा, देखने भाई बीर कुंवर सिंह हो या फिर राजकुमारी हो, राजकुमार लगा हो टाइटल, ऐसा नहीं लगा सकते हैं। रॉयल पठानी कहते हैं कि ये राज बहादुर नहीं लगा सकते हैं, टाइटल सिर्फ हटाने की बात बोला, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, लोग अभी भी लगा लेते हैं वो सर। लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 14, 15, 16, 17, दीज आर द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी which really shaped the democratic of India. If you consider historically how India has faced a lot of Indian masses have faced a lot of discriminations on the basis of caste, language, not language, caste, and what gender, and it has been continued till now. But the way it has, the way our constitution has worked on this field is really remarkable. तो ये आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, इसमें बहुत कुछ है। अगर हम इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो रिजर्वेशन लगभग अगर हम बोलना शुरू करें तो कम से कम 4-5 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा उसमें भी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि सो मेनी आर्टिकल्स आ दिया, सो मेनी प्रोविजंस, सो मेनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत सारे अलग अलग हैं, तो एक वो भी प्रोविजन है, तो हम नहीं कह सकते उसमें। अब रहा बात, हम बात करते हैं फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो ये और एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, एक है ब्रिटिश कंसेप्ट, एक है अमेरिकन कंसेप्ट। ब्रिटिश कंसेप्ट ये कहती, अमेरिकन कंसेप्ट कहती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानून है, समझिए ध्यान से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जो कानून है, अगर उस कानून के तहत मैंने कोई गलती किया तभी वो सज़ा मुझे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अभी से IT टेक्नोलॉजी को छोड़े, मोबाइल नहीं था, ये मोबाइल जब आ गया, मोबाइल पे सरकार ने कोई कानून बनाया ही नहीं हो और मैंने मोबाइल के थ्रू मैंने कोई क्राइम किया हो, अगर उस पर कोई कानून नहीं है तो मुझे कानून बना के बाद में सज़ा नहीं मिल सकता है। अगर उसके रिगार्डिंग पहले कानून है तभी मुझे सज़ा मिलेगा, इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कानून नहीं है और हमने गलती कर दिया तो उसको गलती करने के बाद नया कानून बना करके सज़ा मिल सकती है। इसका एग्जांपल रिसेंट पिछले साल कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट था। मैं उस जजमेंट को चाहना, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट में ये बोला गया था कि एक नेक्रोफिलिया बीमारी होती है। नेक्रोफिलिया का मतलब होता है कि कोई डेड बॉडी के साथ रेप कर देना। कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, उसने कहा कि सरकार को इस विषय पे लॉ बना देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें हुआ क्या था पिछले साल कि कर्नाटका हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक जजमेंट दिया, एक लड़के ने क्या किया, एक मरी हुई लड़की के साथ उसने रेप किया। तो पहले मारा उसको, फिर रेप किया, शायद
हमारा एक कन्फर्म नहीं, लेकिन उसने मरी हुई लड़की के साथ उसने रेप किया। तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वाले या कानून बनाने वाले ने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा कि कोई मरी हुई व्यक्ति के साथ कोई रेप कर सकता है। उसे अंग्रेजी में नेक्रोफिलिया, NECR, नेक्रो मतलब होता है कि डेड बॉडी, कॉप्स, फिलिया का मतलब लव। तो किसी डेड बॉडी के साथ ऑब्सेशन होना को अंग्रेजी में नेक्रोफिलिया कहते हैं। और मेनिया मतलब ऑब्सेशन होता है, और फिलिया मतलब लव होता है, और फोबिया मतलब डर होता है। तो नेक्रोफिलिया का मतलब वो डॉक्टर ने और कोर्ट ने भी नेक्रोफिलिया का भी मानी का बोला कि ऐसा आज तक कोई केस हुआ ही नहीं इंडिया में, ये पहला ये दूसरा केस है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सरकार को बोला कि सरकार ऐसे विषय पे कानून बनाए। अब सोचिए, वो व्यक्ति उसने जो रेप किया मरे हुए लड़की के साथ, उसको सज़ा नहीं मिला, उसको सिर्फ उसके साथ अगर मारपीट किया होगा तो अलग सेक्शन लगा होगा IPC के या IPC के लगे, बाकी वो सेक्शन लगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो हमारे यहाँ लॉ नहीं है। उसको देने के लिए जो इस्टेब्लिश प्रोसेस इस्टेब्लिश लॉ करना पड़ेगा, लेकिन कानून बना के सज़ा देंगे बाद में नहीं दे सकते, पहले से बना होता तो देते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अगर वो लोगों में हमारे कानून में कहीं वर्ड ही ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई कल्पना थोड़ी कर सकता है कि मरा हुआ व्यक्ति से कोई रेप करेगा, वो तो एक्सेप्शन केस हो गया। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट से समझ सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है और प्रोसेस। तो उन्होंने सरकार को रिकमेंड किया कि आप एक काम कीजिए कि एक नया कानून बना दीजिए, तो इस पर बनाइए। तो वैसे हम समझ सकते हैं। और ऐसे अगर नॉर्मली अगर समझाया जाए तो भाई सकते हैं हाँ कि जो कानून है और उसके अकॉर्डिंग मैंने कोई जुर्म किए हैं, जैसे चोरी हो, डकैती हो, रेप हो, मर्डर हो, कोई भी किसी प्रकार का, वो तो सारे सब पे कानून बना हुआ है। बच्चों के साथ छेड़खानी हो, चाहे पॉक्सो एक्ट हो, IT के थ्रू कुछ IT एक्ट हो, दुनिया भर का एक्ट है सरकार जो बनाती रहती है। अगर उसमें मैंने कोई क्राइम किया हो तो वो तो सज़ा तो मिलना ही मिलना 100%, उससे बचेगा नहीं। लेकिन अगर मैंने जो क्राइम कर दिया उस पर कोई कानून में ही नहीं है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उस पर सज़ा नहीं मिलेगा। मेनका गांधी में आप देखिए, मेनका गांधी को जजमेंट को पहले ध्यान से देखिएगा। तो मेनका गांधी के जो आया था ये 1981 की बात है, उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हुआ आर्टिकल 21 का। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत में बहुत सारे बात को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जजमेंट रखा गया। उसमें आपने बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्यों लगाया गया था, कुछ ऐसे घटना घटा, तो मुझे घटना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हम बता देंगे। तो उसमें बोला कि तो है नहीं, तो उसने फिर इंटरप्रेट, जैसे मैंने कहा इंटरप्रेट किया, जैसे उसी तरह से आप कह सकते हैं कि कॉलेजियम में आप बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड क्यों जोड़ा था, तो पहले भी नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर बार बार भी सरकार, उसने सुप्रीम कोर्ट ने सोचा यार तो बार बार चाहोगे तो अमेंडमेंट करते रहोगे, अमेंडमेंट करते रहोगे, तो फिर यहाँ बैठे किस लिए? एक्चुअल में क्वेश्चन होता क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कुछ तो बेसिक बात होंगी ना। घर बोला कि आपको जितना रेनोवेट करना करते रहो, लेकिन भाई इसका 4 पिलर को अगर हिला दिया तो सब कुछ हिल गया, खत्म हो गया। कम से कम पिलर तो इसकी पहचान छोड़ दो, बाकी जितना रिनोवेशन करना है। आप अगर 25th अमेंडमेंट से देखेंगे, 24th अमेंडमेंट से, तो 24th अमेंडमेंट से लेकर कहाँ पे 29 अमेंडमेंट तक, 31, 32 तक लगातार की जा रही थी। वो तो तब हुआ जब उन्होंने आर्टिकल 31 के साथ छेड़खानी की है, तो भी नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो तब जब मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट ने उसको ठुकरा दिया, केशवानंद भारती, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अदरवाइज वो जजमेंट आता भी नहीं। और देखा जाए कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो जुडिशरी इंटरवेंशन के नतीजा है, जैसे एग्जांपल कॉलेजियम सिस्टम 1, बेसिक स्ट्रक्चर 2, और ऐसे भी बहुत सारे वर्ड है जो समय समय के साथ जुडिशियल इंटरप्रेट करती है ना, तो वो तो समय के साथ होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर देखिए जो बात, तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट्स होता ही नहीं। लिविंग डॉक्यूमेंट्स दो तरह से है, इसको एक हमारा पार्लियामेंट्री के प्रोसेस से हुआ है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन की वजह से हुआ है। मैं इसको बहुत ही बारीकी से बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे तो केशवानंद भारती से पहले गोलकनाथ केस पहुँचेंगे, उससे पहले आप जाएंगे तो शंकरी प्रसाद केस पहले अमेंडमेंट से लेकर के, उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर गोलकनाथ केस, देन मिनरवा, देन केशवानंद भारती, देन मिनरवा मेल केस, देन लास्ट में IR 2007 का IR कोल्हू केस है। वो तो केसेस तो बहुत है, तो वो आप देखेंगे तब लगेगा कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कितना शानदार रहा है कि इसको इवॉल्व किया, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। साथ में हम पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट ने जो काम करना शुरू किया 1951 से, क्या हुआ कि 1 साल के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा, कुछ तो सोचना होगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट अगर देखा जाए 1951 में ही या 1950 बना कॉन्स्टिट्यूशन, तब से लेकर आप सोचिए तो अब तक लगभग 128 अमेंडमेंट तो पास हो गया, लगभग इतने सारे अमेंडमेंट। अभी तो वन नेशन का बिल आने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे जो अमेंडमेंट आए तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत समय के साथ करते गया और प्रैक्टिस में लाते गया कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स बन गया। ऐसा फ्रांस के साथ नहीं हुआ, ऐसा नेपाल के साथ नहीं हुआ, यहाँ तक ऐसा पाकिस्तान के साथ भी नहीं हुआ, ऐसा श्रीलंका के साथ भी नहीं हुआ, ऐसा तो यहाँ तक अमेरिका को छोड़ दिया जाए और ब्रिटेन को
तो बाकी कंट्री जो है जितने बहुत सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाए हैं, नेपाल के साथ क्या हुआ, 4-5 बार तो उनके गए हैं, अभी तो नया फिर से बना। फ्रांस का देखिए 4 बार तो ऐसे ख़त्म हुआ। अगर 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखें तब तक कितनी भी दिक्कतें हुई हैं, उनमें भी हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी भले ही 70 साल हुआ, 80 साल हुआ, लेकिन जब लिखा गया तब से लेके आज तक देखिए बहुत ही गहराई से देखिए उसका डेमोक्रेटिक नींव इतना खतरनाक है कि इंदिरा गांधी एक तरह से, मैं पॉलिटिकल वर्ड बोल रहा हूँ पे, इंदिरा गांधी एक प्रकार का डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चल चुकी थी, लेकिन जुडिशरी ने उसे क्या बोला कि आप मैडम जिसको जितना अमेंडमेंट करना है कीजिए, आई डोंट हैव एन इशू दैट, क्योंकि पार्लियामेंट के अधिकार है, ये सारा अधिकार पार्लियामेंट के पास, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो बोला वो क्या है, बोला मैं बताऊँगा समय पे समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये वुमेन केस में हो, बहुत सारे केस हो, या अलग अलग आई और कुलू केस में हो, जितने सारे केस हुए हैं, या फिर वर्डिक्ट में, मंडल वर्डिक्ट में, अलग अलग वर्डिक्ट में उन्होंने बताया कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। कभी सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, कभी फेडरलिज्म है, कभी पावर ऑफ सेपरेशन है। तो समय समय बता दिया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं। एक गिलास पानी देते हैं, ठीक है, ठीक है सर। बाकी एक बार ना मिल लीजिएगा मेट्रो से, हम लोग मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, हाँ, मेरे कहने का मतलब है ना कि जैसे अब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल थोड़ी है, हम अकाउंटेबल पब्लिक के प्रति, हम अकाउंटेबल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और किसी के प्रति नहीं है। तो जनता उम्मीद करती है, जैसे अभी आईसम, धनबाद आईसम, एक IIT का बच्चा का, एक धनबाद आईसम का एक लड़का था जिसका एडमिशन फ़ी नहीं दे पाया, टाइम पे नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 किस लिए है, उसी लिए तो है। अगर आर्टिकल 142 नहीं होता बेचारा का एडमिशन नहीं होता। सुप्रीम, आप देखते हैं ना, अब हम अगर आर्टिकल 142 को पूछे तो हम पिछला एग्जाम्पल नहीं देंगे, जितना लेटेस्ट है उतना देंगे। यूपीएससी क्या मांगता है कि आपने समझा क्या है और उसकी प्रैक्टिस क्या देख रहे। I want to simply let you know one thing. Now, what UPSC exactly required? It requires simply the way you understand the constitution and its interpretation according to modern scenario, not what it had happened in the past. What actually it has been happening and it is happening now. If you really want to comprehend the constitution, understand the constitution the way it has been explained, it has been elaborated, you need to go through the what process like in a modern scenario way. That's the requirement of UPSC. और आई कंसिडर, जो मुझे लगता है, मैंने जो फील किया है एग्जाम के लेक्चर्स में, यही चीज़ होता है, कुछ नहीं है। आप एक क्वेश्चन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन डायनेमिक होते हैं, जैसे एग्जांपल एलिनो और लानिना में अंतर तो पूछेगी, क्लास 9 के बच्चे तो है नहीं कि एलिनो में क्या है, लानिना क्या है, 11 के बच्चे से पूछा जाएगा। पूछेगा कि एलिनो जो हैपनिंग हुआ इंडिया में, उसके बाद लानिना डेवलप किया, उससे इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम पे कितना इम्पैक्ट किया, हाउ मच यू असेस द इंडियन हाउ यू असेस द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम ड्यू टू एलिनो और लानिना दैट हैड हैपेंड दिस ईयर, एंड हाउ मच इट हैज़ बूस्ट अप एग्रीकल्चर सिस्टम। तभी तो सरकार को बासमती चावल पे जो उन्होंने रोक लगाया तो हटाना पड़ा उन्हें। अब एक क्वेश्चन अब जैसे एक राज्यसभा में रात में डिबेट हो रहा था, मॉस्पी के जो चेयरमैन थे, सुभाष गर्ग शायद नाम था, भूल गए, है ना। तो वो कह रहे थे कि आप बताइए कि RBI जो GDP कैलकुलेट करती है अलग होती है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है अलग अलग होती है। क्या कारण है कि दोनों, देखिए सबके पैरामीटर्स अलग है। कोई RBI कह रहा है कि 7.1 होगा समथिंग, एक कह रहा है 6.8 होगा समथिंग। आखिर क्या कारण है कि GDP भी कैलकुलेशन में अलग अलग यानी डेटा आ जाता है, जबकि मेथड वही है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और इनकम एक्सपेंडिचर, और एक होती है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और हो गया वैल्यू एडेड। 3 मेथड, अगर 3 ही मेथड है, 3 मेथड से निकालते फिर इतना अंतर क्यों हो जाता है। वैल्यू एडेड तो बाद में जोड़ते हैं, नॉर्मली एक्सपेंडिचर ही मानते हैं इनकम से। तो उनका एक स्टेटमेंट था लास्ट में, अब मैं उनके बात से एग्री करता हूँ, हम रात में सुन रहे थे, वो कहते हैं कि देखिए लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे डेटा मिलते हैं, अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं और अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रफली आप आसपास जाएंगे तो आसपास एक ही आसपास पाएंगे। अब ये हम कहते हैं कि IMF ने कुछ और कैलकुलेट किया, वर्ल्ड बैंक ने कुछ और किया, यहाँ पे RBI ने कुछ और किया, और यहाँ के फिजिकल पॉलिसी वालों ने कुछ और किया, फिर या बाकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ और है, तो हम किसकी बात को सही माने। देखिए अब यहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट वो ही मानते हैं कि एक्चुअल में सरकार ने डेटा कौन से जाहिर किया और RBI ने कौन किया, इन बातों पे जाइए, बाकी को छोड़ दिए। तो नॉर्मली उन्हीं चीज़ पे जानना पड़ता है। तो अब जैसे हिस्टोरिकल डेटा बहुत सारे, ICSR कुछ और कहेंगे, बाकी के सर्वे कुछ और बोलेंगे, तो हमने प्राइस पे निकालता है। हाँ, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए आप किस चीज़ को समझते हैं, मेंस का क्वेश्चन कैसा पूछा गया, उसका आंसर कैसा लिखते हैं।